हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। और आइए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल डिस्कशन, जहां हम तीन बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला आर्टिकल बात करेगा पुलिस कस्टडी के बारे में। दूसरे आर्टिकल में हम जानेंगे हीट एक्शन मैप के बारे में, ये कैसे बढ़ती हीट में एक एक्शन प्लान होना चाहिए। और तीसरा आर्टिकल बात करेगा रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में, जो अमेरिका ने अप्लाई किए हैं इंडिया के ऊपर। क्या इसकी वजह है, कैसे टैरिफ्स इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो तीन अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइए डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल बात करता है पुलिस कस्टडी में हो रहे टॉर्चर्स के बारे में। असल में ये पेपर 2 के आपके जो वल्नरेबल सेक्शन वाला टॉपिक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। पुलिस रिफॉर्म्स भी हमें पढ़ना होता है, तो उस लिहाज से टॉर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब टॉर्चर क्या होता है? जहां पर विलिंगली आप किसी को सताते हो, उसके साथ हिंसा करते हो, अगर आप पुलिस में हो तो, ताकि वो या तो कन्फेशन कर ले, मान ले अपनी गलती, या फिर वो कोई सबूत दे दे। और ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हो इंडिया में ऑलमोस्ट इलीगल है। टॉर्चर के मामले में भारत में काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर देखा जाता है, और कई जगह इसको थर्ड डिग्री भी पुलिस के एरियाज में कहते हैं। थर्ड डिग्री, थर्ड डिग्री मतलब जब आप हिंसा का सहारा लेते हो, टॉर्चर का सहारा लेते हो लॉकअप में, तब उसे थर्ड डिग्री कहते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर में एक रिपोर्ट आई है, और कैसे टॉर्चर की वजह से भारत में जो जस्टिस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बारे में बात की गई है। तो पहली बात, एक तो एक सिविल सोसाइटी ग्रुप है जिसने रिपोर्ट निकाली, एक एनजीओ, उसका नाम है कॉमन कॉज। तो कॉमन कॉज और लोक नीति जो प्रोग्राम है सीएसडीएस का, उन्होंने एक पूरा रिपोर्ट निकाला है पुलिस टॉर्चर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। इसमें प्राइमरीली ये बताया गया कि पुलिस फोर्स किस हद तक वो एग्री करते हैं कि टॉर्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके पीछे कॉजेज क्या है, नेचर क्या है, इसके बारे में बात की गई है। लगभग 10,000 के आसपास या 8,000 8,500 पुलिस वालों से उन्होंने बात की। उसके बाद जो इनको चीज़ें मिली उसके ऊपर बेस्ड एक आर्टिकल है। पहली बात, टॉर्चर क्या होता है? तो यूएन कन्वेंशन 1984 का ये डिफाइन करता है कि एनी एक्ट विद सीवियर पेन और सफरिंग, वेदर फिजिकल और मेंटल, इज इंटेंशनली इन्फ्लिक्टेड ऑन अ पर्सन फॉर अ पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग फ्रॉम हिम थर्ड पर्सन इन्फॉर्मेशन और अ कन्फेशन, जो मैंने आपको पहले बताया, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। और उसको डरा धमकाकर उसके साथ हिंसा करके या तो उससे बयान लेना या उससे कुछ कन्फेशन करवाना कि मान ले, इस तरह की चीज़ों को ही हम टॉर्चर कहते हैं। इंडिया ने यूएन कन्वेंशन जो है टॉर्चर के अगेंस्ट, उसको अडेप्ट नहीं किया हुआ है। अडेप्ट किया पर साइन किया, पर रेटिफाई कभी नहीं किया। तो रेटिफाई ना होने की वजह से भारत में वो ट्रीटी जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है। यानी यूएन का एक पूरा कन्वेंशन है कि टॉर्चर ना किया जाए इंटरनेशनली, उसके लिए वो एक सिस्टम लेके आया। 1997 में कन्वेंशन आया, भारत ने साइन किया पर रेटिफाई नहीं किया, तो भारत में एनफोर्सेबल नहीं है। इसलिए वो पुलिस फोर्स के पास जाके आप ये नहीं कह सकते कि यूएन कन्वेंशन में ऐसा साइन हुआ है तो आप टॉर्चर ना करिए, वो तो होता ही होता है। और यहाँ भी यही बात बताई गई कि लगभग, जो अगर आप देखो ओवरऑल, आप देखिए 55% जो इंडिया के पुलिसमैन हैं वो ये मानते हैं कि टफ मेजर्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। टफ मेथड्स, अब टफ मेथड्स क्या होते हैं बात की भाषा में बताया जाए, टफ मेथड मतलब यही होता है कि आप हिंसा का सहारा लोगे। इन्होंने जब बात की पुलिस वालों, तो 20% ने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है टफ मेथड्स का इस्तेमाल करना, और 35 ने कहा समवट इंपॉर्टेंट। तो ये दिखाता है कि टफ मेथड्स मतलब टॉर्चर की बात की जा रही है। और पर सवाल ये बनता है, चलो भाई उन्होंने ऐसा माना क्योंकि लोग जो क्राइम करते हैं वो इजीली अपने गुनाह कबूलते नहीं है या उनको इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है। पर सवाल ये है कि क्या होते हैं टफ मेथड्स, किस लेवल तक आप वो टफ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, और क्या डायमेंशन है उसके, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। मतलब ये हमें पता लगता है, एक साइकोलॉजी जो आप कह सकते हैं पुलिस पर्सनल की, कि वो यकीन कर चुके हैं ऑलमोस्ट मेजोरिटी की हमें टॉर्चर का सहारा लेना ही पड़ेगा, तभी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इवन जब सेक्सुअल हरासमेंट और चाइल्ड लिफ्टिंग की बात होती है, तो हर 4 में से एक पुलिसकर्मी ये कहता है कि मॉब वायलेंस भी हो जाना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, हो गया, मतलब भीड़ नहीं मिल के उसे मार डाला तो वो ठीक है। वही अगर जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन रहे तो अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर मॉब जस्टिस की भावना क्यों आती है? क्यों भीड़ जब ऐसी हिंसा करती है तो उसको पुलिस जैसा ग्रुप भी जस्टिफाई कर रहा है? इसकी वजह ये है कि ऑलरेडी इंडिया में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो समय पे न्याय नहीं दे पाता। इतना स्लो डाउन सिस्टम जो टाइम पर एक्शन नहीं ले पाता, वहां पर ऐसे जो बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम्स होते हैं वहां पर सजा मिल जाए तुरंत, तो लोगों को मिलता है चलो भाई न्याय हो गया। कोर्ट में तो पता नहीं कब तक न्याय मिलता। लेकिन क्या ये एज सोसाइटी, एज अ पॉलिटिकल यूनिट और एज अ सोशल यूनिट सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसकी बात ही यहाँ की गई है। इसमें ये भी बताया गया कि 22% तो पुलिस पर्सनल ये मानते हैं कि जो डेंजरस क्रिमिनल हैं उनको मारना बेहतर है, ना कि लीगल ट्रायल करना। यानी
एनकाउंटर कर दो, बेहतर रहेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये देखिए, आप 22% लोगों ने कहा किलिंग ठीक है, लेकिन बाकी जो आपके 74% पुलिस वाले हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, कितना भी खतरनाक क्रिमिनल क्यों ना हो, पुलिस को उसे पहले पकड़ना चाहिए, तो आप पर लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कभी भी कि न्याय की प्रक्रिया यही होती है कि आप पूरे सिस्टम को फॉलो करो। क्योंकि भारत में याद रखिए, वेंजेंस या बदला लेना ये जस्टिस सिस्टम का काम नहीं है, न्याय करना ये जस्टिस सिस्टम का काम होता है। इन्होंने ये भी बोला कि जब अरेस्ट की बात आती है तो 41% पुलिस पर्सनल ये कहते हैं कि प्रोसीजर्स आर ऑलवेज एडहर्ड, 24% कहते हैं कि कभी कभी या कभी नहीं, और केरला में 94% ने कहा कि हाँ, हम हमेशा ही जो नियम है, कानून है, अरेस्ट के दौरान उनका पालन करते हैं। और यहाँ हाईएस्ट रेट ऑफ कंप्लायंस भी केरला में ही देखी गई प्रोसीजर्स की। यानी जब जो पुलिस वाले जैसा बोल रहे हैं इस रिपोर्ट के हिसाब से, वैसी ही परफॉर्मेंस अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल पे देखने को मिली है। थर्ड डिग्री के मामले में देखे जाए, 30% पुलिस पर्सन कहते हैं कि बिल्कुल जस्टिफाइड है इन टाइम्स ऑफ सीरियस क्रिमिनल केस। 9% का कहना है कि भाई अगर छोटे मोटे ऑफेंसेस भी है तब भी थर्ड डिग्री देना जस्टिफाइड है। अब देखिए, यही वजह है कई लोग कहते हैं कि पुलिस इंडिया में अप्रोचेबल नहीं रहती, क्योंकि लोगों को डर ये लगता है कि क्या उनके साथ हिंसा की जाएगी। पर यहाँ पुलिस में एक छोटा वर्ग ही कह रहा है कि पेटी ऑफेंसेस पे भी थर्ड डिग्री देना चाहिए, पर ये एक थर्ड डिग्री का ऐसा वर्जन है जहाँ पर और ज़्यादा पीड़ा दी जाती है। तो खास तौर पे पॉइंट ये नहीं है कि जो आप थर्ड डिग्री या टॉर्चर का या ओपिनियन देख रहे हैं, पॉइंट ये है कि थर्ड डिग्री टॉर्चर किस वर्ग के लोगों को दिया जाता है। मोस्टली थर्ड डिग्री या वॉयलेंस का सहारा तभी लिया जाता है जब अरेस्ट किया हुआ व्यक्ति ऐसे सोशो इकोनॉमिक सर्कल से आता हो कि वो अपनी आवाज़ ना उठा पाए। और असलियत ये है कि जो पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, अक्सर उन्हीं को टॉर्चर दिया जाता है। इसमें आदिवासी हो गए, दलित हो गए, मुस्लिम्स हो गए, ये जो गरीब हो गए, स्लम डवेलर्स, जो पढ़ लिख नहीं सकते, जिनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है, आमतौर पे ऐसे लोगों के साथ ही टॉर्चर पुलिस के द्वारा किया जाता है। ऐसी शिकायतें मिलती हैं और इसी की वजह से बार बार टॉर्चर के कारण कस्टोडियल डेथ्स होती हैं, यानी कस्टडी में ही किसी की जान चली गई। और कई ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। 2020 में एनसीआरबी ने कहा 76 केसेस हैं, एनएचआरसी ने कहा 70 केसेस हैं, नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर ने कहा कि 111 केसेस हैं। इतने केसेस हैं जहां पर इसी या तो टॉर्चर या इसी हिंसा की वजह से जो लोग पुलिस की जेलों में बंद थे उनकी मौत हो गई। इसे कहते हैं कस्टोडियल डेथ। लेकिन आज तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ किसी किसी पुलिस ऑफिसर का कि भाई क्यों पुलिस कस्टडी में जान गई किसी की, तो उसके ऊपर होगा ना एक नियम कि भाई आप सजा तो दोगे, कोई सजा किसी को नहीं मिली। तो ये दिखाता है कि हमारा लीगल सिस्टम का जो लूप होल है या जो एक प्रोसेस है, वहां पर अक्सर हमें न्याय नहीं मिलता। हो सकता है कस्टोडियल डेथ जिस व्यक्ति की हुई हो वो निर्दोष हो, एक तो उसकी जान चली गई, उसने टॉर्चर झेला, और कभी भी उसको न्याय वैसे भी नहीं मिलेगा। तो ये एक गलत सिस्टम सेट करता है और इवन ह्यूमन राइट कमीशन भी इसके खिलाफ बोलता आया है। पर एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया इज सिग्नेटरी बट इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड द यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। तो भारत में ये चीज़ें अभी भी चलती रहती हैं। रिसर्चर्स ने ये भी पता लगाया कि 79% जो पुलिस पर्सनल हैं वो कहते हैं कि ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ह्यूमन राइट्स में, प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर के ऊपर। 79% ने ये भी कहा कि हमें एविडेंस बेस्ड इंटरोगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सिस्टम जिसके तहत आप इंटरोगेट करो, लेकिन आप इस तरह से करो कि आप किसी के ऊपर थर्ड डिग्री या इस तरह के काम नहीं कर रहे, जहाँ एविडेंस के हिसाब से आप इंटरोगेट कर रहे हो। तो एक ये भावना हमें बढ़ती हुई दिख रही है, जहाँ पुलिस कमी ये जानते हैं कि भाई हमें चीज़ें थोड़ी बेहतर करने की ज़रूरत है, पर रियलिटी ये है कि अभी तक ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा। पर क्या अगर कोई व्यक्ति कबूल लेता है कि उसने क्राइम किया है किसी पुलिस ऑफिसर के सामने, टॉर्चर होते हुए भी, या उसके बाद, और एक साइन कर देता है, तो क्या वो एडमिसिबल है कोर्ट में कि इस व्यक्ति ने मान लिया किसने ये काम किया है? तो अभी तक सिस्टम ये है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से लॉयर्स और जजेस को इन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि भाई कभी भी एडमिसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मलिमत कमेटी ने कहा था कि कन्फेशन जो सीनियर पुलिस ऑफिसर को दिए जाते हैं, एसपी या उससे ऊपर, वही एडमिसिबल होने चाहिए विद सेफ गार्ड्स टू प्रिवेंट कोअर्शन। लॉ कमीशन ने कहा था कि सेक्शन 26A जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, इसके अंदर अगर आप कन्फेशन सीनियर पुलिस ऑफिसर के अंदर करोगे तो वो एडमिसिबल होने चाहिए। यानी अभी तक अगर आप कोई भी कस्टडी में आके कहते हो कि भाई मैंने हत्या की है, या आप कन्फेस करते हो, तो आपके इस कन्फेशन को कोर्ट एडमिट नहीं करेगा, उसको नहीं मानेगा। हालांकि मैलिमत कमेटी ने कहा था यानी सीनियर ऑफिसर्स के सामने अगर ऐसा हो तो वो मान लेना चाहिए। लेकिन लॉयर्स और जजेस का कहना है कि ये बिल्कुल गलत है, कभी नहीं होना चाहिए। वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है एक डिस्कनेक्ट, जो पुलिस, जज, लॉयर, इनको पता होता है सिस्टम कैसे काम करता है और उनको यकीन है कि नहीं ये सिस्टम सही नहीं। हालांकि एक इसमें एक्सेप्शन होता है, सेक्शन 27 उसे कहते हैं, कि जिसके तहत अगर आपके एडमिशन की वजह से कि हाँ आपने क्राइम किया है, उन्होंने आपसे कुछ उगलवाया, जिसके थ्रू उन्हें सबूत मिला, उस सबूत के थ्रू साबित होता है कि हाँ आप दोषी हैं, देन इट इज एडमिसिबल।
तो स्टडी ने ये बताया कि जब उन्होंने इंटरव्यू लिए डॉक्टर्स के, लॉयर्स के, जजेस के, तो उन्हें बताया कि बहुत रेयर होता है कि जब मजिस्ट्रेट जैसे ऑफिसर भी बैठे होते हैं तो वो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को बचाएंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। अगर टॉर्चर होता भी है तो मजिस्ट्रेट भी उनका साथ अक्सर नहीं देते, वो बस वहाँ पे एज अ विटनेस खड़े होते हैं, साइन किया और चले गए। इवन मेडिकल एग्जामिनेशन में जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी अरेस्टेड ऑफिसर्स को जो एग्जामिन करते हैं वो भी फोरेंसिक में अक्सर ट्रेन नहीं होते। आई स्पेशलिस्ट या फिर जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है वही सिर्फ चेक करके छोड़ देते हैं, और इसकी वजह से उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते। तो उनके सामने भी अगर कोई बयान दे रहा है, सीनियर ऑफिशियल के सामने भी, तो अक्सर कहा जा सकता है कि ये कन्फेशन बाय फोर्स होता है और कई जगह गलत भी होता है। तो यहाँ बताया गया कि सभी एजेंसीज जो इन्वॉल्व हैं वो सब टॉर्चर में संलिप्त हैं, क्योंकि देखो टॉर्चर हुआ, नियम ये होता है कि जो भी व्यक्ति अरेस्ट होता है उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होती है, मजिस्ट्रेट इंस्पेक्ट करते हैं, तो उन सब के होते हुए भी ये कैसे हो रहा है। तो पॉइंट ये कि उन लोगों की भी एक तरह से मिली भगत है जिसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, बिकॉज एक ब्रॉड एक्सेप्टेबिलिटी है कि अगर पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेगी तो लोगों के बीच में डर उत्पन्न नहीं होगा, उनकी बात मानी नहीं जाएगी। मजिस्ट्रेट यहाँ पर पैसिव रोल प्ले करते हैं, डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते, इसलिए वो टॉर्चर को पहचान ही नहीं पाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट को भेजेंगे ही नहीं वो। एनएचआरसी ने इसलिए क्रिटिसाइज किया कि भाई को भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि हमने डिफाइन नहीं किया टॉर्चर को, और इवन जो विक्टिम होते हैं टॉर्चर के, कुछ का वो सपोर्ट करेंगे, कुछ के साथ सपोर्ट नहीं होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि किस कम्युनिटी या किस किस सोशियो इकोनॉमिक क्लास से कोई व्यक्ति आता है। तो इसीलिए ये रियलिटी है कि भाई भारत में टॉर्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अ, लेकिन यहाँ इवन इन्होंने ये ऑब्जर्व नहीं किया कि क्यों इंडिया में टॉर्चर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। भारत में ये बताया गया कि टॉर्चर किस कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। पहला, भारत में क्यों टॉर्चर किया जाता है पुलिस के द्वारा। पहला, ये एक कॉलोनियल पुलिस कल्चर है। जो पुलिस स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है वो अंग्रेजों ने किस लिए बनाया था? वो भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए बनाया था, फैसिलिटेट करने के लिए नहीं बनाया था। अगर आप कोरिया, जापान ऐसे देशों में जाओ जहाँ का पुलिस सिस्टम आपको सपोर्ट करने के लिए बना है, तो पुलिस के अंदर ही मानसिकता तय है कि वो क्या काम करने के लिए आए। इंडिया में क्या है, पुलिस आप चाह रहे लोगों को कंट्रोल करना आपका रोल है, तो उनको मैनेज करना, तो वो कॉलोनियल प्रैक्टिस से आता है। अकाउंटेबिलिटी प्रेशर बिल्कुल एब्सेंट है पॉलिटिकल मास्टर से, सीनियर ऑफिसर से वो इतना ही कहते हैं कि भाई वो तुरंत रिजल्ट चाहिए, क्या होता है कैसे होता है ये पता नहीं, पर रिजल्ट चाहिए। कई बार पब्लिक भी सपोर्ट करती है कि भाई शॉर्टकट एनकाउंटर हो गया, गुंडे को मार दिया, कहानी खत्म। लेकिन क्या ये सही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है? गलत है, क्योंकि पहला आपका कल्चर ऐसा है, दूसरा अकाउंटेबिलिटी की भारी कमी है। जैसे हमने देखा कस्टोडियल डेथ में पिछले 5 सालों से किसी एक भी व्यक्ति को सजा नहीं सुनाई गई। तो सबको पता है टॉर्चर करो, सजा होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। एंड देन यू हैव शॉर्टकट को सपोर्ट मिलता है, पॉलिटिकल प्रेशर लगातार रहता है, अंडर स्टाफ रहते हैं पुलिस फोर्स, तो उन्हें लगता है जल्दी से बस किसी तरह हमें सबूत मिले और हम आगे बढ़ें। तो ये दिक्कतें रहती हैं, और भारत में ही नहीं दुनिया में हर जगह टॉर्चर को यूज़ किया जाता है। खासतौर पर अमेरिका तो काफ़ी बदनाम है इसके लिए, चाहे गुआंटानामो बे की बात करें, चाहे अबू गरीब प्रिजन जो इराक में था, वहाँ तो दुनिया में अलग लेवल के टॉर्चर को हमने देखा। रशिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों के बारे में तो बोलना ही बेकार है। वहाँ तो एक तरह का ऐसा तंत्र है जहाँ कोई राइट्स की बात नहीं, कोई ह्यूमन राइट कमीशन नहीं, तो कोई देखने वाला ही नहीं। तो दुनिया में पुलिस बल हर जगह ऑलमोस्ट टॉर्चर का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जस्टिफाइड है। इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया को एक लॉ बनाना पड़ेगा कि हम यूएन कन्वेंशन को इसके तहत हम रेटिफाई भी करें, और इफेक्टिव स्टेप लें पुलिस की, भाई एक्सटर्नल प्रेशर और सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करे कि भाई जो बाहर से दबाव आता है कि भाई अब इस केस को 4 दिन में सॉल्व कर दो या चीज़ें रिजॉल्व कर दो, ये दबाव उनके ऊपर ना पड़े। जब तक ये नहीं होगा तब तक पुलिस ह्यूमेन और प्रोफेशनल नहीं बन पाएगी, तब तक वो ह्यूमन राइट्स और इस हिसाब से काम नहीं कर पाएगी। तो एक कल्चरल शिफ्ट, एक एटीट्यूडनल शिफ्ट ज़रूरी है, और प्लस आपको लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तभी जाके आप कह सकते हो कि हाँ हमारी पुलिस बल भी अब टॉर्चर का इस्तेमाल नहीं करेगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लैरिटी थोड़ी मिल गई। अगला आर्टिकल देखते हैं जो बात करता है हीट हेल्थ गवर्नेंस के बारे में। एनवायरमेंट और पोल्यूशन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है भारत में, जैसे एनसीआर की बात मैं करूँ, तो एनसीआर में जब भी पोल्यूशन बढ़ता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका दिखाता है कि भाई ये सिस्टम है, तो आपका एक ग्रेडेड एक्शन प्लान चालू हो जाता है कि क्या चीज़ें होंगी क्या चीज़ें नहीं होंगी, ताकि पोल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन एनसीआर का एक बहुत बड़ा दुख है, और पूरे भारत का दुख है ये, वो है हीट। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। 2024 पिछले रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे गर्म साल देखा गया था। इसके तहत माना जा रहा है कि 2025 में भी उतनी ही ज़्यादा गर्मियाँ आएँगी। पर क्या हमारे पास गर्मियों के लिए कोई एक्शन प्लान है? क्या हम हीट को मैनेज करने के लिए कुछ कर रहे हैं? हमारी बिल्डिंगों में शीशे लगे हुए हैं जो वेस्ट को कॉपी करते हैं, और हीट उनमें ट्रैप्ड हो जाती है।
तो हमें और एसी चलाने पड़ते हैं, और बिजली की खपत होती है, और बिजली कम पड़ती है, और गर्मियाँ बढ़ती है एनवायरनमेंट में। तो क्या हमने कोई सिस्टम प्रिपेयर किया है इसके लिए? तो उसी की आप बात करेंगे इस आर्टिकल में, जहाँ बात हो रही है हीट हेल्थ गवर्नेंस के ऊपर। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया कि 31 मार्च से गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और ये गर्मी आगे एक प्रचंड गर्मी होने वाली है। 10 से 11 दिन अब नॉर्मल टेम्परेचर होने की संभावना ईस्टर्न इंडिया में अभी हो चुकी है। नाइट टेम्परेचर भी हाई रहेंगे नॉर्मल से ज़्यादा कई राज्यों में, हिमालयन राज्यों को छोड़ दिया जाए तो और हीट वेव भी मार्च में ही अब नॉर्मल हीट वेव महाराष्ट्र में देखने को मिली। यानी आप मार्च में सीन देख रहे हो, तो आगे भविष्य में तो पता नहीं क्या ही होगा। तो पहले भी ग्लोबल क्लाइमेट ने ऐसा बताया था कि 2024 वार्मेस्ट ईयर था 175 साल का, जिसके रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो बोला गया था कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत भयंकर हमें कीमत चुकानी पड़ती है। हेल्थ वाइज तो है ही, लोगों को गर्मियों का सामना करना पड़ता है, उनकी जान तक चली जाती है। इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक कॉस्ट भी चुकानी पड़ती है। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, एग्रीकल्चर का आउटपुट गिर जाएगा, हेल्थ केयर के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होगा, सप्लाई चेन ठीक से काम नहीं कर पाएगी, तो पूरे अर्थव्यवस्था आपकी तबाह हो जाती है। अगर गर्मी इतनी असहनीय बढ़ जाए तो काम ही नहीं हो सकता, बेसिकली काम नहीं होगा तो चीज़ें टाइम पर पूरी नहीं होंगी, इसकी वजह से पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। 2024 में इंडिया ने एक बहुत इंटेंस हीट वेव देखा था, जहाँ पर ये ऑल टाइम 181 हीट वेव तक पहुंच चुके थे पूरे देश भर में संख्या, जिसे लू या गर्म हवा कहते हैं हम। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च आरबीआई ने ये बोला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते टेम्परेचर के साथ साथ मॉनसून का जो पैटर्न है वो भी बदल रहा है, और मॉनसून के बदलते पैटर्न का मतलब है कि हमारे जहाँ से गुजरेंगी वहाँ उनका सिस्टम अब बदलता जा रहा है। इसकी वजह से मॉनसून में भी आप जो डेट्स हैं, कब मॉनसून आती थी कब तक ख़त्म होती है, तो उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से हमारी एग्रीकल्चर जो मॉनसून पर निर्भर है, जो तापमान पे निर्भर है, वो लगातार लॉसेस झेल रही है। लगभग हम 3% के आसपास जीडीपी, 34 मिलियन जो हमारे ग्लोबल जॉब लॉसेस हैं, उनमें 34 मिलियन इंडिया में हुए 80 में से। और ये एक बड़ा कारण है हीट का। फिर रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो इससे गर्म शहर बन रहे हैं, क्योंकि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट हो रहा है। यानी आपने क्या किया, अर्बन हीट आइलैंड का मतलब ये होता है कि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, वो भी शीशे की बिल्डिंगें हैं, ठीक है। आपने पूरे एरिया को, सड़कों को कंक्रीट तरीके से बन दिया, जंगल बंद कर दिया आपने, सारे के सारे घर बनाते चले गए आप। तो वहाँ जो हीट है वो घरों में, उन बिल्डिंग्स में ट्रैप हो जाती है, और बाहर ना उनके पास कोई ग्रीनरी है, ना ही, अगर शहर ऐसा है जहाँ समंदर भी नहीं है, तो हीट एग्जिट कर ही नहीं पाती। तो इसी वजह से कहा यह जा रहा है कि 2100 तक हीट 4 डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है। इसका मतलब भारत के अर्बन और सेमी पेरी अर्बन एरिया इलाकों में जीना मुश्किल हो जाएगा। और भारत में तो एक्सेसिव मोर्टेलिटी रिस्क भी है, लोगों की जान भी जा सकती है। इसी की वजह से आपके जीवन के खाना, पानी, पावर शॉर्टेज, फूड इनसिक्योरिटी, ये सब बढ़ जाएगी। यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन में इंश्योर करें कि एक्सट्रीम हीट को कैसे मैनेज करना है, वल्नरेबल सेक्शन को बचाना, वर्कर्स को बचाना, इकोनॉमी को रिजिलिएंट बनाना, ताकि वो ऑपरेट कर सके अपने ऑप्टिमियम पे डिस्पाइट ऑफ हीट, उसको मैनेज कैसे किया जाए, और ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक लिमिट करना। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी हीट एक्शन प्लान। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके तहत आप हीट को कंट्रोल करने की बात करते हो, हीट गवर्नेंस की बात करते हो। तो हीट एक्शन प्लान क्या है? हीट एक्शन प्लान का मतलब ये कि भारत भर में जहाँ भी राज्यों में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, वहाँ जब हीट का लेवल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे लड़ने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसकी जो प्रेरणा है वो हमें मिलती है यूरोप से, जहाँ एक्सट्रीम हीट इवेंट्स हुए थे 2003 में, और नॉर्थ अमेरिका में, जिसकी वजह से एक हीट हेल्थ रिस्पॉन्स प्लान बनाया गया था। भारत ने अपना हीट हेल्थ रिस्पॉन्स प्लान असल में बहुत पहले 1999 में ही स्टार्ट कर दिया था। यूरोप ने बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया था। हमने 1999 में देखा था कि उड़ीसा में एक गर्म हवा चली थी, लू चली थी, जिसकी वजह से 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। फिर हमने एक हीट हेल्थ एक्शन प्लान कुछ जगह डेवलप किया था, और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और का जो यूरोप ऑफिस है, उन्होंने यूरो हीट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया 5 और 7 के बीच में, ताकि हीट एक्शन प्लान को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए, उसकी गारंटी ली जाए या उसके बारे में बताया जाए। तो भारत में 8 राज्यों के हीट एक्शन प्लान को जब एनालाइज किया गया, जो 2014 और 18 के बीच में बनाए गए थे, तो उसमें कुछ चीज़ें पता लगती हैं। ये राज्य हैं अहमदाबाद, ये शहर कह लें, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, दिल्ली, जयपुर, राजकोट, सूरत, ठाणे और वडोदरा। यहाँ पर जब हीट एक्शन जो आप प्लान की बात करते हैं, तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर ये प्रोविजंस की बात करें, परफॉर्मेंस की नहीं, वो कैसा काम किया उसके बारे में नहीं। तो यूरोप का जो फ्रेमवर्क है वो कहता है कि 8 कोर एलिमेंट होते हैं किसी भी हीट एक्शन प्लान के। पहला, एग्रीमेंट ऑन अ लीड बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, यानी एक लीड बॉडी होगी जो सब कुछ को कोऑर्डिनेट करेगी, ठीक है। फिर अलर्ट सिस्टम, कि भाई लोगों को बताया जाए भाई तापमान इतना बढ़ चुका है, इस तापमान में आप घर से बाहर निकले तो आपको लॉन्ग टर्म डैमेज हो सकता है।
फिर हीट रिलेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लान, कि इतनी गर्मी से लड़ने के लिए क्या आपका सेवन करना चाहिए, क्या दिक्कतें हैं। फिर इंडोर हीट एक्सपोजर कैसे कम किया जाए, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है जो सबको ज़्यादा झेलती है वो कैसे इससे लड़े। और लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग और रियल टाइम सर्विलेंस के ऊपर फोकस करना। तो इंडियन हैप की अगर हम बात करें तो इन्होंने कई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया है, लेकिन कई सारे गैप्स भी इनमें रहते हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। एग्रीमेंट ऑन लीड बॉडी, हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लान, टाइमली एंड एक्यूरेट अलर्ट सिस्टम और रिडक्शन इन इंडोर हीट एक्सपोजर, जो एचईपी में ज़्यादा है, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया गया है। लेकिन हमने लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल और इंटरसेक्टोरल प्लानिंग के ऊपर फोकस किया ही नहीं, कि भाई हमने क्या रखा है कि जैसे हम साइक्लोन से लड़ने की बात करते हैं, कि फ्लड से लड़ने की बात करते हैं, फ्लड आएगा तो देखा जाएगा, जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो आपका ग्रेडेड एक्शन प्लान आ जाएगा। उसी तरह हम गर्मी को देखते हैं, लेकिन कहानी है कि गर्मी ऐसा नहीं कि इस बार तूफान आया, अगले साल चक्रवात आया, फिर नहीं आएगा, फिर शायद कभी आ जाए। गर्मी तो आनी ही आनी है। तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म अलर्ट सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, इंडोर एक्सपोजर कम करने की तो कोशिश आप कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल और इंटर सेक्टोरल प्लानिंग नहीं करोगे, कि आपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप किया जिससे कोई नुकसान ना हो, या फिर आपने वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की, तो आपका हीट एक्शन प्लान काम करेगा ही नहीं करेगा। इसलिए थाने में जो आप सब एलिमेंट्स वो ज़्यादा कवर करते हैं, पर इवेंचुअली द प्रॉब्लम इज भारत में हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लान और बाकी चीज़ों की कवरेज भी देखें तो वो एक एग्रीमेंट होता है लीड बॉडी का, कि भाई इसको लीड करेंगे, सिस्टम अलर्ट भेजेंगे। लेकिन कैसे लॉन्ग टर्म एलिमेंट हैं जिनकी वजह से गर्मी बढ़ रही है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उनकी रियल टाइम सर्वेलेंस या लॉन्ग टर्म अर्बन प्लानिंग की शहरों को हम ऐसा बनाएं कि वो उनमें हवाओं का आना जाना हो, उनमें जो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह से करें कि वेंटिलेशन हो और वो एयरी हों, और जहाँ पर जिस तरह के आप घर से बिना, जिसमें हीट ट्रैप ना हो, इन तरह की सुविधाएं भारत में अब नहीं की जाती। फोकस प्राइमरी फोकस होता है शीशों की बिल्डिंगें बनाते चले जाओ। इसलिए एक फ्रेमवर्क होना चाहिए जिससे आप मॉनिटर कर पाए, इवैल्यूएशन कर पाए क्या सिचुएशन रहा है, जो अभी तक नहीं है, इसलिए केवल थाने में उपलब्ध है। सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंट किसी चीज़ ने किया इन प्लान्स में वो था हीट हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लान, यानी पब्लिक को बताना, मेडिकल प्रोफेशनल को बताना कि भाई क्या हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, किस किस तरह की पॉपुलेशन को, बच्चों को, किस किस ग्रुप को क्या क्या चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। इसके बारे में अच्छा खासा प्लान बनाया, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की है। लॉन्ग टर्म मेजर्स की कमी रही। इसी की वजह से हमें ज़रूरत है कि हम जैसे फ्लड को देखते हैं या बाकी चीज़ों को देखते हैं, वैसे नहीं, इसको हमें अलग देखना पड़ेगा। हम इसको नॉर्मल तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते। हमें इंटरवेंशन लेने पड़ेंगे जब हीट अलर्ट इशू होता है, लेकिन कई जगह हीट की वजह से मौत भी हो जाती है, तो आपको हीट वेव को नेम करना पड़ेगा, जैसे आप ह्यूरिकेन्स को नेम करते हो, जैसे फ्लड, या आप जब चक्रवात की बात करते हो, साइक्लोन्स, उनका नाम होता है। एक बार आप उनके नाम दे दिया, इसका मतलब सब लोग सतर्क हो जाते हैं, अच्छा ये चक्रवात आने वाला है, ये हुरिकेन आने वाला है, इसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। उसी प्रकार से अगर हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी है तो हमें भी हीट वेव्स का नामकरण करना पड़ेगा, ताकि लोगों को लगे कुछ खतरनाक होने वाला है, वो उससे प्रिपेयर हो सके। अदरवाइज तो कोई फायदा ही नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर को बचाने के लिए हेल्थ सेक्टर को भी बड़ा रोल निभाना पड़ेगा इसमें, और लोगों की हेल्थ को बचाने के लिए आपको हीट हेल्थ रिस्पॉन्स बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नेंस ऐसी करनी पड़ेगी कि आप पूरी तरह प्रिपेयर रहें कि गर्मी का से निजात कैसे दी जाए, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं हाई रिस्क पॉपुलेशन को बचाने के लिए। आपके हीट एक्शन प्लान्स में इनको इंश्योर करना ज़रूरी है, तभी जाकर आप सही मायनों में हीट हेल्थ गवर्नेंस कर पाएंगे। आइए अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ। टैरिफ एक ऐसा नाम जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, यानी फिर से डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो क्या टैरिफ की वजह से भारत को भी टैरिफ कम कर देना चाहिए? टैरिफ होते क्या हैं, क्या दिक्कतें हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टैरिफ क्या होता है। मान लो आप भारत में 1 किलो आप आलू उगाते हो, ठीक है, वो आलू भारत में आपको उगाने की कीमत पड़ी 10 रुपए। वो आलू बेचने आप अमेरिका जा रहे हो, तो अमेरिका कहेगा कि भाई हमारे देश के भी तो किसान आलू उगा रहे हैं, आपका आलू अगर भारी मात्रा में आके यहाँ बिकने लग जाए तो हमारे किसान को नुकसान हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इनका आलू सस्ता है, इनके आलू पे 10 रुपये का टैरिफ और लगा देते हैं। तो 10 रुपये का प्राइस है, 10 रुपये का टैरिफ लगा तो वो आलू बिकेगा 20 रुपये में। और जबकि इनके खुद के जो आलू व्यापारी हैं वो अपना आलू 15 रुपये किलो में उगाते हैं और 15 रुपये किलो बेचते हैं। तो अब किसी के लिए भी इनका आलू डोमेस्टिक वाला वो बेहतर है, आपका वाला महंगा हो गया, तो वो आपके आलू के बजाय इनका खुद का ही आलू खरीदेंगे। तो ये आपने टैरिफ 10 रुपये का जोड़ के चीज़ों को महंगा बना दिया। लेकिन अगर ये टैरिफ नहीं लगता तो सोचो जो कंज्यूमर है उसको आलू कितने का मिल जाता, 15 की बजाय 10 रुपये मिल जाता, उसको फायदा हो सकता था, लेकिन आपके इंडस्ट्री को नुकसान हो सकता था, इसलिए आपने टैरिफ लगाया। तो टैरिफ बैरियर यही है, जो आप कस्टम्स या ड्यूटीज लगा देते हैं चीज़ों के ऊपर जो दूसरे देश से आपके देश में आ रही होती हैं। और एक चीज़ होती है, ये होता है टैरिफ बैरियर, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। यानी जब आप सीधा सीधा टैरिफ नहीं लगाते हो, बल्कि ये बोलते हो भाई आपके देश से जो आलू आ रहा है, इस आलू में कीटनाशक है, हम इसको नहीं मानते,
ये हम उसी आलू का इस्तेमाल करेंगे जिस आलू में पानी की जगह दूध से जिसको सींचा गया हो, ताकि हम शुद्ध और ऐतिहासिक आलू मिले। तो अगर वो चीज़ें हैं, आप उससे कहते हैं आप टैरिफ नहीं लगा रहे, आप अलग तरह का बैरियर लगा रहे हैं, क्वालिटी का लेकर, क्वांटिटी को लेकर, इसे कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। तो नॉन टैरिफ बैरियर एक और समस्या है जहां आप क्लीननेस, सैनिटरी, फाइटोसैनिटरी मेजर्स की बात करते हो। तो नॉर्मल टैरिफ हो गया जब भी कोई चीज़ एक देश से दूसरे देश में जाती है, उसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी लगा देते हो। तो नियम दुनिया का ऐसा है कि गरीब देश जो होते हैं ना, उनको अमीर देश थोड़ा-सा रियायत देते हैं कि भाई चलो हम तो अमीर देश हैं, ये गरीब देश है, ये हमें सामान बेच रहे हैं, तो इनको हम टैरिफ में थोड़ा रिडक्शन देते हैं, ये हमें दे ना दें, थोड़ा हम इनको ज़्यादा दे देंगे। नॉर्मली नियम ये होता है, दुनिया जो काम करती है इंटरनेशनल रिलेशन में, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी का मतलब होता है जितना आप मुझे दोगे उतना ही मैं आपको दूँगा सामान, या उसी हिसाब से आपको ट्रीट करूँगा। रेसिप्रोसिटी का मतलब ये होता है जिस तरह की ट्रीटमेंट आप मुझे दोगे उसी प्रकार की ट्रीटमेंट मैं आपको दूँगा। अगर आप मुझे टैरिफ कम करके दोगे तो मैं आप पे कम टैरिफ लगाऊँगा। आप मेरा भला करोगे मैं आपका भला करूँगा, आप बुरा करोगे मैं आपका बुरा करूँगा। ये होती है रेसिप्रोसिटी। लेकिन टैक्सेशन के केस में, टैरिफ के केस में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि देश नॉन रेसिप्रोसिटी फॉलो करते हैं। यानी अमीर देश जैसे अमेरिका है, तो अमेरिका में बाहर से कोई सामान आ रहा है, बांग्लादेश से कोई सामान आ रहा है या बाकी देशों से कोई सामान आ रहा है, तो वो अमीरों से थोड़ा ज़्यादा टैरिफ लेंगे, बाहर से थोड़ा कम, और बांग्लादेश से, भारत से भी कम, कि बांग्लादेश और गरीब देश है, ताकि वो ग्रेडेड होता है एक तरह से। या फिर एक तरीका होता है कि टैरिफ से मुक्ति चाहिए तो दो देश क्या करते हैं, एफटीए कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि किसी को कोई टैरिफ देना ही ना पड़े। तो ये कुछ सिस्टम्स होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रेड करते हैं। अब मामला ये आया कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले और कई सालों से अमेरिका में ये विरोध लगातार चल रहा था कि अमेरिका के सामानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता है। जैसे इंडिया में इनकी गाड़ियां अगर बिकती है तो उसके ऊपर लगभग 100% से ऊपर टैरिफ है, 200% तक टैरिफ लगाया जाता है, 100 से 200%। तो 1 लाख की गाड़ी अगर आप इंडिया में बेचने आओ अमेरिका की, तो 3 लाख की बिकेगी, तो कोई क्यों ही खरीदेगा। यानी 10 लाख की गाड़ी हो जाएगी 30 लाख की मार्केट में आते ही। तो वो ऑलरेडी लेस कॉम्पिटिटिव हो जाएगी, प्राइस पॉइंट बढ़ जाएगा, तो कोई उनकी गाड़ियाँ नहीं खरीदेगा। जबकि भारत से जो चीज़ें यहाँ जाती हैं उनके ऊपर टैरिफ कम था। तो इन्होंने बोला हम दुनिया के सभी देशों के ऊपर अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएँगे, हम पर बहुत हाई टैरिफ है, हम भी टैरिफ लगाएँगे, और इंडिया में भी ऐसा बोला गया, मार्केट धड़ाम हो गया, चीज़ें खराब हो गई। तो क्या भारत को भी अब यही करना चाहिए कि हमें टैरिफ पूरी तरह रिड्यूस कर देना चाहिए? तो इसके बारे में एक डिस्कशन है, ज़रा उसके कुछ की पॉइंटर्स देखते हैं। ये उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए हर जगह। इंडिया में एक कंसेंसस है टैरिफ को लेकर कि लोअर टैरिफ आर गुड, क्योंकि जब टैरिफ कम होगा, कम टैरिफ का मतलब जो कंज्यूमर है उसको बेहतर प्रोडक्ट मिलेंगे। ये जो आलू की बात मैंने की थी, अगर ये टैरिफ ₹10 की जगह ₹2 होता, तो ये आलू ₹12 का आता। सरकार को थोड़ा टैरिफ भी मिल गया, प्लस कंज्यूमर को ऑप्शन मिल गया कि भाई उसको सस्ता सामान मिल रहा है, ₹12 में 1 किलो आलू मिल रहा है। और यहाँ जो किसान हैं, ₹15 किलो जो बेचते हैं, इनके ऊपर दबाव बनेगा कि ये भी एफिशिएंट हो जाए, ताकि ये भी और कम कीमत पे आलू को उगा पाएँ। तो आपकी इकोनॉमी को एफिशिएंसी मिलेगी, आपकी इकोनॉमी में एक बेहतर कंज्यूमर को सस्ती अच्छी-अच्छी डील मिलेगी। तो इसलिए इन चीज़ों को हैंडल करने में कहा ही जाता है कि जितना कम टैरिफ होगा उतना एफिशिएंसी बेहतर होगी, क्योंकि मान लो कोई आलू ₹2 किलो ही उगा पा रहा है दुनिया में कहीं पर, तो भाई वो तो सस्ता आलू वहाँ उग रहा है, तो आलू वहीं उगना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, आप मान लो मोबाइल सस्ता बना सकते हो तो मोबाइल बनाओ, जहाँ पर जिस चीज़ का एडवांटेज है उस चीज़ को करेंगे, बेसिक इकोनॉमिक थ्योरी है, इस तरह ही चीज़ें होनी चाहिए। तो टैरिफ जब कम होते हैं तो ज़्यादा एफिशिएंसी आती है, कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा ऑप्शन आते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को नुकसान भी होता है। जैसे चाइना की वजह से भारत की कई सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई। तो ये कंसर्न है। प्लस अगर आप टैरिफ ज़्यादा बढ़ाते हो तो आप इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हो। यानी आपने जानबूझकर कुछ चीज़ों को महँगा बनाया हुआ है, जो और सस्ती हो सकती थी। जो दुनिया भर में सस्ती बिकती है पर आपके देश में महँगी है। यानी आपके देश के लोगों को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है उस चीज़ के लिए। तो आपके लोग वो चीज़ खरीदेंगे कम, इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन हो रहा है तो उसकी अडैप्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए टैरिफ आपको ज़्यादा नहीं रखने चाहिए, इसको कम करके रखना चाहिए और एक लिमिटेड तरीके से रखना चाहिए। और आज के टाइम में इन्होंने ये भी बोला कि चाइना एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। चाइना अपनी इकोनॉमी को इस तरह से कंट्रोल कर सकती है जितना कोई और देश नॉर्मली नहीं कर सकता। सब कुछ अन्य तक कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर आता है। तो उनके पास जो मैकेनिज़्म है, जिसके थ्रू तो वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, वो बाकी देश के पास नहीं है। इसी वजह से आप चाइना के साथ उस तरह की पॉलिसीज़ नहीं इख्तियार कर सकते जैसे चाइना कर सकता है, क्योंकि उसके पास प्रोडक्शन पे कंट्रोल है। तो क्या भारत को आज या दुनिया भर के देशों को केवल टैरिफ पर फोकस करना चाहिए? केवल कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि टैरिफ घटा दो, अमेरिका के गुड्स आने दो? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप केवल टैरिफ में केवल आप कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करोगे, तो आपकी इंडस्ट्री डिक्लाइन कर जाएगी। लेकिन आपको इंडस्ट्री को ये बताना पड़ेगा कि भाई आप भी एफिशिएंट हो जाओ, कब तक हम आपको आर्टिफिशियली प्रोटेक्ट करें। क्योंकि इवेंचुअली होता ये है कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री जो आपके देश में है, आपके किसानों को आप ₹15 आलू बेचने दे रहे हो और बाहर का आलू द ₹8 हो चुका है, ₹6 हो चुका है, तो आपके किसान कब तक वो आलू बेचेंगे, कंज्यूमर को महँगा बेचेंगे? वो तब तक एफिशिएंट नहीं होंगे। तो एफिशिएंसी के लिहाज से भी ज़रूरी है। और इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे कार बना रहे हो, कुछ भी चीज़ें बना रहे हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए बाहर से, जिन जो बाहर वाले सस्ता बना रहे हैं, लेकिन हमें
उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हम उनसे सस्ती बना सकते हैं। तो वो तभी होगा ना जब आप लोगों को बोलोगे भाई हाँ, कौन-सा काम अच्छा आप कर सकते हो या आपने प्रोटेक्शन दे रखी है। तो कोई भी इंडस्ट्री वाले को प्रोटेक्शन मिलेगी तो वो कहेगा भाई हमें तो प्रोटेक्शन मिल ही रही है, हमारा सामान बिक ही रहा है, हम इसी के ऊपर काम करेंगे। तो जो एडवांटेज इकोनॉमी को जहाँ जहाँ है उसके ऊपर काम किया ही नहीं जाएगा। तो भारत में भी ये दिक्कतें हैं और बात ये आती है फिर क्या जो रेसिप्रोकल टैरिफ को ये बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये अमेरिकन बिज़नेस को बढ़ाना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना है? तो कई लोगों का कहना है कि हाँ, सही है, लेकिन 6 रुपए हो चुका है, तो आपके किसान कब तक वो आलू बेचेंगे, कंज्यूमर को महँगा बेचेंगे? वो तब तक एफिशिएंट नहीं होंगे। तो एफिशिएंसी के लिहाज से भी ज़रूरी है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे कार बना रहे हो, कुछ भी चीज़ें बना रहे हो, तो आपको कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई हमें वही चीज़ खरीदनी चाहिए बाहर से जो बाहर वाले सस्ता बना रहे हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हम उनसे सस्ती बना सकते हैं। तो वो तभी होगा ना जब आप लोगों को बोलोगे भाई हाँ, कौन सा काम अच्छा आप कर सकते हो या आपने प्रोटेक्शन दे रखी है। तो कोई भी इंडस्ट्री वाले को प्रोटेक्शन मिलेगी तो वो कहेगा भाई हमें तो प्रोटेक्शन मिल ही रही है, हमारा सामान बिक ही रहा है, हम इसी के ऊपर काम करेंगे। तो जो एडवांटेज इकोनॉमी को जहाँ जहाँ है उसके ऊपर काम किया ही नहीं जाएगा। तो भारत में भी ये दिक्कतें हैं और बात ये आती है फिर क्या जो रेसिप्रोकल टैरिफ को ये बार्गेनिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये अमेरिकन बिजनेस को बढ़ाना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना है? तो कई लोगों का कहना है कि हाँ, सही है, लेकिन कई लोगों का कहना गलत है। पर हर देश किसी न किसी लेवल पर एक प्रोटेक्शन सिस्टम लेके आते हैं और लेकिन जब वो अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर अलग अलग नियम लगाएंगे, कुछ लोगों पर उन्होंने 26% टैरिफ लगाया, कुछ पे 41% टैरिफ लगा दिया, तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी और इससे यूएस इंडस्ट्री को नुकसान ही होने वाला है। लेकिन समस्या ये भी है कि इनका कहना है कि भाई कैसे अगर वो टैरिफ नहीं बढ़ाते तो बाकी लोग उनके खिलाफ टैरिफ कम ही नहीं करते। तो इसीलिए इनके पास यही ऑप्शन था। लेकिन कुछ समय में ऐसा माना जा रहा है कि जब इनका थोड़ा बहुत बिजनेस बढ़ेगा तो उसके बाद ये फिर ठंडे हो जाएंगे और ये अपना टैरिफ को कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टैरिफ होने से कंज्यूमर को भी तो नुकसान है ना भाई। उनके कंज्यूमर उनको वोट देते हैं, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। प्लस अब चाइना के साथ मैन्युफैक्चरिंग में कम्पीट कर ही नहीं सकते। कई जगह लेबर कॉस्ट इतना कम है कि आप कम्पीट ही नहीं कर सकते, इंडिया से कई चीज़ों में कम्पीट नहीं कर सकते। और डब्ल्यूटीओ ने भी जैसी बॉडी जो थी जिसका काम था टैरिफ कम रखना, वो भी पूरी तरह फेल हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें भी काम नहीं कर रही। तो अब यही देखा जा सकता है कि शायद उनको रियलाइजेशन हो कि ये मैकेनिज्म लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। चाइना ने ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। चाइना सबसे बड़ा ट्रेड का प्लेयर है, $1 ट्रिलियन का इनके पास अभी $1 ट्रिलियन का सरप्लस है चाइना के पास। एक्सपोर्ट इतना ज़्यादा करता है कि $1 ट्रिलियन का सरप्लस लेके बैठे हुए हैं। और वो क्या करते हैं, जब जब उनको ज़रूरत होती है अपनी इकॉनमी में उस तरह के बदलाव कर देते हैं। अपनी इकॉनमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तरह तरह के टैरिफ और अपनी करेंसी को डिवैल्यू करने जैसे काम वो करते रहते हैं। इसकी वजह से वो जो सब्सिडी देते हैं, वो जो अपनी करेंसी वैल्यू डिवैल्यू कर लेते हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाए, इसके कारण दुनिया का मार्केट पूरा डिसरप्ट हो चुका है। उनमें चाइना का डोमिनेंस है। तो अब अमेरिका इसको काउंटर करने के लिए वैसे ही प्रैक्टिस लेके आ रहा है। डब्ल्यूटीओ ढंग से काम करता नहीं है, प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है। इन चक्करों को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब डब्ल्यूटीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फेल्ड है। लगातार टैरिफ वॉर चलनी स्टार्ट होगी तो ट्रेड डिसरप्ट होगा, लेकिन क्या ये रिजोल्यूशन है? नहीं। अब एक चीज़ पे गौर करिए, इंडियन कंपनीज़ के बारे में, इंडिया के बारे में डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि भारत हाईएस्ट टैरिफ लगाता है तो इसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। तो क्या भारत के खिलाफ, भारत अगर टैरिफ कम कर देगा तो क्या वो जीरो टैरिफ लगा देंगे इंडियन गुड्स के ऊपर? ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जीरो टैरिफ लगाएंगे तो उनकी इंडस्ट्री को भी नुकसान है। तो ये ऐसी चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती। नॉन टैरिफ बैरियर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी इससे इम्पैक्ट होगी। नॉन टैरिफ बैरियर का भी जो भी इम्पैक्ट है वो भी कई एरियाज में बहुत ज़्यादा है। भारत के साथ ये समस्या ज़्यादा होती है यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में। जब हमारा सामान एक्सपोर्ट होता है तो उनके ऊपर नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाए जाते हैं। तो ज़रूरत ये है कि आज हम एक रियलिटी को देखें कि हम अपनी बेंचमार्क क्वालिटी को भी इंप्रूव करें। नॉन टैरिफ बैरियर केवल हमारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं है, कई एरियाज में हमारी परफॉर्मेंस और हमारा बेंचमार्क क्वालिटी का बहुत कम है। तो हमें उस पर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा कि हम अमेरिका के अलावा और मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकें, ओवर डिपेंडेंट अमेरिका के ऊपर ना हो, अपनी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करें। प्लस अगर हमें टैरिफ कम करना पड़ रहा है कुछ चीज़ों पर तो करना पड़ेगा। अमेरिका हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट मार्केट है जहां हमारे पास ट्रेड सरप्लस है और एक बड़ा ट्रेड सरप्लस है। कई जगह हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है, तो अमेरिका में तो स्पेसिफिकली हम एक्सपोर्ट करते ही करते हैं। तो इसलिए नॉन टैरिफ बैरियर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हैंडल करना है। टैरिफ बैरियर्स भी इंपॉर्टेंट है, आपको अपना सैनिटरी स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा। जैसे इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है ग्रेप्स का यूरोप में, उसको लेकर हाई स्टैंडर्ड है कि भाई आपके अंगूरों में जो है वो अक्सर कीटनाशक होते हैं तो उसको नहीं खरीदते। तो इसीलिए जो भी दुनिया के देश हैं उनको सेम क्वालिटी को कंप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए ये यूज़ किया जा सकता है एज अ बैरियर, बट इंडिया को इंश्योर करना पड़ेगा कि हम कम से कम एक ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑपरेट करें। अगर कोई फिर उसके एज अ वेपन उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे ट्रेड के खिलाफ, तो चलो भाई हम फिर आगे कुछ देख सकते हैं। तो इंडिया को अभी रिड्यूस थोड़ा घटाना ही पड़ेगा अपना टैरिफ हर जगह,
और ये इंस्टेंटेनियस नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा फर्म्स को कि देखिए हमें आपको टैरिफ कम करना है, और ये शायद परमानेंटली अब टैरिफ कम रहेगा, इसलिए आप कॉम्पिटिटिव हो जाइए, अपने आप की कैपेसिटी पे काम करिए, आप और बेहतर हो जाइए। तो बेहतर ट्रेड को अगर आपको करना है तो आपको टैरिफ कम करना पड़ेगा अपने देश में जो अमेरिका से गुड्स आ रहे हैं, और अपने ट्रेड को लिबरलाइज करना होगा, और साथ ही साथ एफटीएज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। भारत ने अभी तक कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं किए हैं, क्योंकि भारत को यही डर लगता है कि एफटीए करने के बाद भारत की इंडस्ट्री सामने वाले के साथ compete ही नहीं कर पाएंगी। तो हमें अपने इंडस्ट्री को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, एफटीए साइन करने पड़ेंगे, ताकि हमारा गुड्स भी अमेरिका और दुनिया के देशों के साथ compete कर पाए। तभी हमें क्रेडिबिलिटी मिलेगी, तभी हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे, तभी हमें नॉन टैरिफ बैरियर से भी मुक्ति मिलेगी, और तभी हमें टैरिफ का भी उतना दिक्कत नहीं होगा, हम बाकी मार्केट्स तक एक्सपेंड कर पाएंगे। तो ये तो एक कोर डिस्कशन थी टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स और अमेरिका की पॉलिसी के बारे में, और आई होप ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो। तो ये था आज का डिस्कशन, देखने के लिए धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग पीडब्ल्यू ओनली आईएएस एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।